संविधान की विभिन्न विशेषताओं में से एक है सरकार का संसदीय स्वरूप। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सरकार का संसदीय स्वरूप है ना भाई। तो संसदीय प्रणाली जो है, भारत के संविधान की जो संसदीय प्रणाली पद्धति ली गई है वो कहां से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ब्रिटेन में जो अपर हाउस लोअर हाउस है, उच्च सदन निम्न सदन, तो वैसे ही भारत में भी उच्च सदन और निम्न सदन है, जिसमें उच्च सदन को हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं और निम्न सदन को हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है, तो भारत का जो संसदीय प्रणाली है वो प्रभुत्व संपन्न है, जबकि ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली जो है प्रभुत्व संपन्न नहीं है। भारत में गणतंत्र है जबकि ब्रिटेन में राजतंत्र है, ये अंतर है। तो अब सरकार का संसदीय स्वरूप भी उसकी एक विशेषता है। तो इसका कारण ये है कि हमारे देश में विधायिका के रूप में लोकसभा और राज्यसभा दो सदन हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कार्यपालिका का दोहरा रूप हमको देखने को मिलता है। कार्यपालिका का दोहरा रूप हमको देखने को मिलता है। तो जहां पे बात दोहरे की होती है ना, तो दोहरा शब्द जो है वो संघात्मक को प्रेजेंट करता है, संसदीय को प्रेजेंट करता है। तो हमारी जो कार्यपालिका है उसका दोहरा स्वरूप देखने को मिलता है। एक है नाम मात्र का, तो नाम मात्र का कार्यपालिका राष्ट्रपति है ना भाई, जबकि वास्तविक कार्यपालिका जो है वो क्या है? प्रधानमंत्री। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका क्या है? प्रधानमंत्री है ना, प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से सरकार का संसदीय स्वरूप भी संविधान की विभिन्न विशेषताओं में से एक है। निश्चित तौर पर एक पैराग्राफ कम से कम इसमें आप लिख पाए, बहुत आवश्यक है। मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है कि संसदीय प्रणाली की, भारत की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या है ना। तो ये 5 पॉइंट्स जो है ये हम आपको शेयर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो संसदीय प्रणाली में क्या होता है? भारत का जो संसदीय प्रणाली है उसमें वास्तविक एवं नाम मात्र के कार्यपालक की उपस्थिति है। वास्तविक में प्रधानमंत्री है जबकि नाम मात्र में राष्ट्रपति। और बहुमत वाले दल की सत्ता होती है। तो इसके बारे में हम भली भांति परिचित हैं। जो निर्वाचन व्यवस्था है, तो जब लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है तो जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वह पार्टी सरकार बनाती है ना भाई। और विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही है। कार्यपालिका जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है ना भाई। ये भी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमारी भी जो कार्यपालिका है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही है ना भाई। तो कार्यपालिका जवाबदेह है विधायिका को। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, तो इस बात से भी हम भली भांति परिचित हैं। जो मंत्री परिषद का गठन होता है उसमें होते कौन है मंत्री के रूप में? जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं, जो सांसद हैं। मतलब जो विधायिका में भी है, मंत्री परिषद में भी है, इन्हीं में से ही, मंत्री परिषद से ही मंत्रिमंडल बनता है ना भाई। तो मंत्रियों का वहां पर होना भी एक विशेषता है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, तो राज्य में मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है और केंद्र में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। और निचले सदन का विघटन, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में देखें तो लोकसभा को हम निचले सदन के रूप में जानते हैं। तो लोकसभा का हर 5 साल में विघटन होता है, वैसे ही राज्यों में विधानसभा का विघटन होता है। ठीक है, तो ये जो तथ्य अभी हमने आपको बताए ये भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता है। तो हर हाल में भारतीय संसदीय प्रणाली क्या है आप समझा सकें और इसकी विशेषताएं आपको मालूम होनी चाहिए, ताकि आप बड़ी आसानी से उत्तर लिख सकें। अगली विशेषता की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। देखिएगा, अगला पॉइंट है हमारा एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। तो स्टार्टिंग में भी मैंने इसको लेकर के बात की थी। पहले तो ये समझिए कि ये जो संघात्मक शब्द है और ये जो एकात्मक शब्द है ये क्या बताते हैं। संघात्मक मतलब कि
जिसपे राज्य और केंद्र दोनों प्रभावी है। ठीक है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों प्रभावी है। और एकात्मक के अंतर्गत क्या आएगा, जिसमें सिर्फ केंद्र प्रभावी है। जैसे कि लिखित संविधान एकात्मक अवयव है संविधान का, मतलब कि जो लिखित संविधान है वो भारत में एक ही है और उससे संबंधित पूरी जो शक्तियां हैं वो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। यदि राज्य सरकार चाहे कि हम अपना संविधान बना लें या भारत का जो पहले से संविधान बना हुआ है उसमें कोई परिवर्तन कर लें, संशोधन कर लें, तो राज्य के पास इससे संबंधित कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो एकात्मक में होल सोल पावर किसके पास है, केंद्र के पास है। संघात्मक में दोनों के पास है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की जो व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है वो किस तरह का है, तो एक शब्द में यदि आपको प्रश्न का उत्तर देना हो तो आप हमेशा बताइएगा क्या, भारत में संघात्मक शासन है। कैसा शासन है, संघात्मक शासन है भारत में। लेकिन यह एकात्मक की ओर झुका हुआ है, मतलब बहुत सारे एकात्मक अवयव हैं, एकात्मक तत्व हैं जो संघात्मक शासन होने के बावजूद भारत में है। तो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि विश्व के कई संविधानों के अध्ययन करने के बाद उसके सकारात्मक अवयवों को लिया गया है। तो जो सकारात्मक एकात्मक तत्व हुए वो भारतीय संविधान में शामिल कर लिए गए हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का जो संविधान है होने को तो संघात्मक है लेकिन एकात्मक की ओर झुका हुआ है। अब यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी एकात्मक तत्व से आप क्या समझते हैं, संघात्मक तत्व से आप क्या समझते हैं। अब ऑप्शंस कुछ दे दिए रहेंगे 8-10 पॉइंट्स और कहा जाएगा कि इनमें से कौन कौन सा एकात्मक तत्व है या इनमें से कौन सा संघात्मक का अवयव नहीं है। इस तरह से प्रश्न आए हुए हैं पूर्व की परीक्षाओं में। तो यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। यहाँ पर देखिएगा 2 चार्ट के माध्यम से एकात्मक तत्व, ये जो है एकात्मक तत्व है और ये जो है संघात्मक तत्व है। मुख्य रूप से ये हमने आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। तो देखिएगा एकात्मक तत्व के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं। एक हरी नागरिकता, भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता है, राज्यों की अलग से कोई नागरिकता नहीं है। जबकि अमेरिका वगैरह से हम कंपेयर करें तो वहां पर जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां की भी नागरिकता लेनी होती है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की भी नागरिकता लेनी होती है। तो वहां पे दोहरी नागरिकता है, हमारे यहाँ एक हरी नागरिकता है। शक्तियों के बंटवारे के बावजूद, मतलब कि देखिए शक्तियों का विभाजन संघात्मक अवयव है। यहां पर देखिएगा शक्तियों का विभाजन जो है संघात्मक अवयव है, लेकिन संविधान में ऐसे पॉइंट्स है जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल वगैरह की स्थिति में संघ जो है राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो वही बात यहाँ पे बताया हुआ है कि शक्तियों के बंटवारे के बावजूद केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सके। तो ये कहीं ना कहीं एकात्मक तत्व को प्रदर्शित करता है। आपात उपबंध, जो आपातकालीन व्यवस्था है भारतीय संविधान में, है ना, ये भी एकात्मक का ही अवयव है और इससे संबंधित किसी भी प्रकार का राइट्स या सिस्टम जो है राज्यों के पास नहीं है। आपातकाल की घोषणा कोई भी राज्य नहीं कर सकता है। आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास है। तो एकात्मक तत्व हुआ। एकीकृत न्याय व्यवस्था, तो इसमें देखिएगा जुडिशरी सिस्टम की हम बात करें तो सबसे ऊपर क्या है, तो सबसे ऊपर है आपका सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद राज्यों में सबसे बड़ा क्या है, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के नीचे क्या होता है, लोअर कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय के रूप में जिसको आप जानते हो, है ना। लेकिन कहने को तो राज्य में उच्च न्यायालय है, पर उच्च राज्य के पास उच्च न्यायालय के प्रशासन के संबंध में किसी भी प्रकार का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। जैसे कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है, केंद्र से होती है, राज्य सरकार द्वारा नहीं होती है। जो उच्च न्यायालय है राज्यों का, वह उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार और आदेशानुसार ही कार्य करता है। मतलब कि जैसे कि छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है, उसको राज्य सरकार कोई आदेश नहीं दे सकती, जबकि वो राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। ठीक है, तो यही बात है समझने वाली। तो एकीकृत न्याय व्यवस्था भी एकात्मक तत्व है और भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था ही है। वैसे ही देखें अखिल भारतीय सेवाएं,
तो अखिल भारतीय सेवाएं मतलब कि यूपीएससी के एग्जामिनेशंस के थ्रू जो आईएएस आईपीएस वगैरह की जो भर्ती होती है ना, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं में सर्वे सर्वा पावर किसके पास है? जो पावर किसके पास है? पावर केंद्र के पास है। तो ये भी एकात्मक तत्व है। हालांकि राज्यों के पास भी, तो ध्यान दीजिएगा, राज्यों की बात जब बात आती है तो राज्य प्रशासनिक सेवा कहा जाता है, राज्य अखिल भारतीय सेवा नहीं कहा जाता है। ठीक है, राज्य प्रशासनिक सेवा कहा जाता है। तो राज्य सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान है भारतीय संविधान में। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन होता है, अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो एकात्मक तत्व का अवयव है, ध्यान रखिएगा। राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति, इसके बारे में भी हम भली भांति परिचित हैं कि केंद्र में राज्य प्रमुख जो है, राज्य का सबसे बड़ा जो अधिकारी है या राज्य का कार्यपालिका प्रमुख जो है राज्यपाल, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राज्यपालों की नियुक्ति भी भारतीय संविधान का एकात्मक तत्व है। निर्वाचन के लिए एक ही निर्वाचन आयोग है, राज्यों का कोई अपना निर्वाचन आयोग नहीं है। हालांकि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, पर राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसकी सीमाएं स्थानीय स्वशासन पे ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे कि राज्यों में मान लो विधायक का भी निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, तो उसके सारे आदेश और निर्देश केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जाते हैं। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का होना भी एकात्मक तत्व है। और राज्यों के बीच मतभेदों का केंद्र द्वारा निर्धारण, भारतीय संविधान में इस बात को स्पष्ट किया गया है। इसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है ना भाई, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद हो या विवाद हो, या केंद्र और राज्य के बीच भी किसी प्रकार का मतभेद या विवाद हो, तो यहाँ पर सर्वे सर्वा पावर किसके पास आ जाता है? केंद्र के पास आ जाता है। ठीक है, राज्यों का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व, यह भी एकात्मक तत्व है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के नाम में परिवर्तन, अब देखिएगा, राज्य के नाम में या सीमा में परिवर्तन का अधिकार कहीं पर भी राज्य सरकार को नहीं है ना भाई। तो भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 2, 3 और 4 के माध्यम से नए राज्य का निर्माण होता है, राज्य की सीमा में परिवर्तन होता है या उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, अभी पढ़ने वाले हैं इसको हम। तो ये भी एकात्मक तत्व है। परिवर्तनशील संविधान संशोधन हो सकता है, ये भी एकात्मक तत्व है, लेकिन पूरे अधिकार किसके पास है? केंद्र के ही पास है। राज्य संविधान संशोधन नहीं कर सकता है। योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग के नाम से आप जानते हैं, द्वारा नियोजित विकास योजनाएं बनाना। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्वरूप, तो ये भी राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये भी आपका एकात्मक तत्व का अवयव है। केंद्र में गठन किया जाता है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के अधिकार क्षेत्र में होना, तो जो सूची का निर्धारण हुआ है तो उसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं उसके संबंध में पूरा पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास है। तो इस तरह से ये जितने भी तत्व अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किए ना, ये सभी क्या है? एकात्मक तत्व है। मतलब इसमें होल पावर किसके पास है? केंद्र के पास है। वैसे ही देखिए, संविधान की सर्वोच्चता यह संघात्मक तत्व का अवयव है, और यह राज्य और केंद्र दोनों पे बराबर लागू होता है। राज्य भी संविधान के अनुसार चलेगा और केंद्र भी संविधान के अनुसार चलेगा। शक्तियों का विभाजन, इसके अंतर्गत राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? राज्य सरकार को दिया गया है। तो शक्तियों का विभाजन जो है ये आपका संघात्मक तत्व है, संघात्मक शासन का अवयव है। सर्वोच्च न्यायालय, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय है ना भाई, ये भी संघात्मक तत्व का अवयव है। देखिएगा, एकीकृत न्याय व्यवस्था एकात्मक तत्व है, जबकि स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय यह राज्यों के लिए भी कार्य करता है और केंद्र के लिए भी कार्य करता है। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मान लो राज्य में जो सबसे ऊपर है हाई कोर्ट, उसके निर्णय से हम नहीं संतुष्ट हुए तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब राज्य के लोगों के लिए भी संघ न्यायालय का दरवाजा खुला है। ठीक है, तो स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय और उच्च सदन का राज्य साधन होना, मतलब कि उच्च सदन के जो सदस्य वगैरह हैं वो राज्यों से अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से सदस्यों का निर्वाचन उसमें होता है। इसी तरह से, और ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी दोहरी शब्द का प्रयोग हो जाए
तो वो सभी किसके अंतर्गत आ जाता है? संघात्मक शासन के अंतर्गत आ जाता है। जैसे दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन का अवयव है। दोहरी न्यायपालिका अमेरिका में जैसा है, वो भी संघात्मक तत्व का ही अवयव है। ठीक है, तो जहां पर भी दोहरी शब्द का प्रयोग हो जाए, जैसे दोहरी लोक सेवा बोल दिया गया, तो मतलब वो किस में आ गया? संघात्मक में आ गया। तो जहां पर भी दोहरी शब्द का प्रयोग कर लिया जाए तो वो सभी किसके हिस्से में आ जाता है? संघात्मक में आ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है वो संघात्मक शासन है भारत में, लेकिन वो एकात्मक की ओर झुका हुआ है। और हमने यहाँ पर डिस्कस किया एकात्मक अवयव कौन कौन से हैं और संघात्मक अवयव कौन कौन से हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला जो पॉइंट है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो यहां पर भी जब हम संवैधानिक विकास के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो वहां पे आपने देखा होगा, जब हम संवैधानिक विकास की बात कर रहे थे कि 1909 का जो मार्लेमेंटो, फिर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सांप्रदायिक निर्वाचन प्रारंभ हुआ 1909 के मार्लेमेंटो से। ठीक है, तो इन सभी जगह पहले क्या था उस समय कि पहले तो महिलाओं को मत देने का अधिकार ही नहीं था, एक बात। दूसरा, जब मत भारतीयों को मत देने का अधिकार मिला भी तो वहां पर संपत्ति के आधार पर, है ना, ये पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, शिक्षा के आधार पर। तो इस तरह से क्या है वोटिंग की अनुमति मिलती थी, मतदान का अधिकार मिलता था। लेकिन जो वर्तमान में भारतीय संविधान है तो इसमें जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। मतलब कि धर्म, जाति, लिंग, आय, संपत्ति, शिक्षा, इसके आधार पर आपको मत का अधिकार नहीं मिलता। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उसके पास मताधिकार है, चाहे वो पढ़ा लिखा है तो भी, चाहे वो किसी भी जेंडर का है। ठीक है, थर्ड जेंडर को भी पावर है। इवन अब तो थर्ड जेंडर जो है इलेक्शंस वगैरह में भी नॉमिनेट होकर के जीत के भी आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है उसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार को शामिल किया गया है। परंतु जब संविधान का प्रवर्तन हुआ उस समय मताधिकार की न्यूनतम आयु जो थी वो 21 वर्ष थी। जब संविधान का प्रवर्तन हुआ तब जो मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काल में जो न्यूनतम मतदान की आयु है तो उसको संशोधित करते हुए 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है भाई, तो यहां पर वनडे एग्जामिनेशन के लिए क्या याद रखना जरूरी है? 61वां संविधान संशोधन 1988, जिसके अंतर्गत न्यूनतम मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से कम करते हुए 18 वर्ष कर दिया गया। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे। एकीकृत न्याय व्यवस्था, थोड़ी देर पहले ही इसको मैंने आपको समझाया है कि केंद्र में सबसे ऊपर कौन है भारत में? सुप्रीम कोर्ट है, और जो हाई कोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही अंडर आता है। उच्च न्यायालय के प्रशासन से संबंधित राज्यों के पास किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं है, न ही राज्य उच्च न्यायालय को आदेश निर्देश दे सकता। तो भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, ये भी संविधान की विभिन्न विशेषताओं में से एक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल किया गया है, और मूल अधिकार को जब निर्णय लिया जा रहा था तो संविधान का निर्माण करते समय जैसे नागरिकता है उसमें काफी समस्याएं हुई, वैसे ही मौलिक अधिकार, मूल अधिकार में भी काफी समस्याएं हुई। तो कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसको भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 6 मूल अधिकार हैं वो प्राप्त हैं, है ना। उसके पास कुछ हो या ना हो, पर ये मूल अधिकार उसके पास है। मूल अधिकार जो है संविधान का नकारात्मक तत्व है, ये ध्यान रखिएगा। मूल अधिकार भारतीय संविधान का नकारात्मक तत्व है। मतलब कि मूल अधिकार जो है व्यक्ति को प्राप्त है, नागरिक को प्राप्त है। मूल अधिकार नागरिक को प्राप्त है, किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध, मतलब कि सरकार के विरुद्ध।
मतलब कि राज्य की जो विधायिका वगैरह है वह नागरिक विरोधी नहीं हो सकती यदि नागरिक विरोधी होने का प्रयास करती है। यदि नागरिक विरोधी होने का प्रयास करती है तो जैसे अनुच्छेद 13 देखिएगा, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संविधान उच्चतम न्यायालय को यह पावर है सर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को केंद्र के संदर्भ में और हाई कोर्ट को राज्य के संदर्भ में। तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र या राज्य की विधायिका कोई भी ऐसा कानून बनाती है, कोई भी ऐसा अधिनियम बनाती है जो मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है या उस पर प्रतिबंध लगाता है, तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उस नियम, कानून या अधिनियम के उस भाग में या पूरे के पूरे उस अधिनियम को शून्य घोषित कर दे। तो यहां पर आर्टिकल 13 के अंतर्गत न्यायालय को पावर मिल जाता है और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंतर्गत 5 न्यायिक रिट बताए गए हैं। इस न्यायिक रिट के माध्यम से जब किसी व्यक्ति या जब किसी नागरिक के मूल अधिकार का हनन या अतिक्रमण होता है तो वह न्यायिक रिट का प्रयोग करते हुए व्यक्ति जो है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। ठीक है, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बारे में जब भाग 3 पे हम चर्चा करेंगे मूल अधिकार में तो विस्तार से डिस्कस करेंगे। और विभिन्न विशेषताओं के अंतर्गत अगला जो पॉइंट है हमारा वो है मौलिक कर्तव्य, एकल नागरिकता, नीति निदेशक तत्व और त्रिस्तरीय सरकार। तो इसमें देखिएगा जब संविधान का प्रवर्तन हुआ उस समय मौलिक कर्तव्य उसमें शामिल नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और बाद में तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक और जोड़ा गया। तो अब टोटल कितने हैं? तो अब टोटल जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जैसे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय संपत्ति धरोहर की सुरक्षा, उसको नुकसान ना पहुंचाना। तो मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य मतलब कि जो नागरिकों के लिए बताए गए हैं, है ना भाई। हालांकि इसको लेकर के क्या बोलना चाहिए, कानून नहीं है, इसको लेकर के रूल्स नहीं हुए, कानून नहीं है। ठीक है भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो आपने राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा नहीं की तो उसके विरुद्ध आपको दंडित किया जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन इसको कर्तव्यों के रूप में रखा गया है, मतलब कि स्वप्रेरित होना चाहिए, हमें होना चाहिए कि जैसे हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे को ना निकालें, या तो फिर जब ट्रेन से उतर रहे हैं तो बेडशीट, पिलो को अपने साथ न रख लें, राष्ट्रीय संपत्ति है। आ रही बात समझ में? तो ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान के विभिन्न विशेषताओं में से मौलिक कर्तव्य का होना भी उसकी एक विशेषता है। और वैसे ही एकल नागरिकता, इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की। जैसे यूएसए वगैरह में दोहरी नागरिकता है, संघ का और स्टेट का दोनों का लेना पड़ता है, पर भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। मतलब कि हम किसी भी राज्य के निवासी हों लेकिन नागरिक कहाँ के हैं? सिर्फ भारत के हैं, भारतीय नागरिक हैं। आधार कार्ड का उदाहरण, वोटर आईडी वगैरह जो है वो एक ही तरह जनरेट होता है। नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व का किसी भी संविधान में होना एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आयरलैंड से इसको लिया गया है नीति निदेशक तत्व को। इसके अंतर्गत क्या है? तो जैसे कि मूल अधिकार में बताया जाता है, मूल अधिकार में बताया जाता है हमारा क्या कर्तव्य है सरकार के प्रति, राष्ट्र के प्रति, ठीक है, या राज्य के प्रति, देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं वो मौलिक कर्तव्य में बताया हुआ है। वैसे ही देश का या राज्य का हमारे प्रति जो कर्तव्य है, नागरिक के प्रति जो कर्तव्य है, वो नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है ना। तो नीति निर्देशक तत्व को लेकर के इसका भी जैसे मूल कर्तव्य को लेकर के कानूनी प्रतिबंध नहीं है, वैसे ही नीति निर्देशक तत्व को भी लेकर के कानूनी प्रतिबंध नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वो नीति निर्देशक तत्व में जो बातें बताई गई हैं उसको शामिल करते हुए राज्य की और राज्य की जनता का विकास का प्रयास राज्य जारी रखे, ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है,
तो नीति निर्देशक तत्व के क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि बौद्धिक विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा वगैरह, इसके बारे में जब हम भाग 4 पे डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये जानिए कि नीति निर्देशक तत्व भी भारतीय संविधान के विभिन्न विशेषताओं में से एक है, और वैसे ही हमारे संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है। अर्थात जैसे कि एक तो आपका केंद्र का हो गया, केंद्र सरकार, दूसरा हो गया क्या आपका राज्य सरकार हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ स्थानीय स्वशासन भी है ना। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 11वीं अनुसूची में संविधान के भाग 9 में पंचायती राज को स्थान दिया गया, और उसके बाद 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से अनुसूची 12 संविधान का भाग 9 क में आपका नगर पालिका नगरीय निकाय को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है ना। तो इस तरह से इस त्रिस्तरीय सरकार का मतलब ध्यान रखिएगा, ये नहीं हो जाता है कि आपका ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। त्रिस्तरीय सरकार का मतलब यहाँ पर जो है केंद्र में एक सरकार है, राज्य में एक सरकार है, और इसके साथ साथ हमारे संविधान के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को भी स्थान दिया गया है, स्थानीय स्वशासन भी चलता है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आपके ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम आते हैं। तो ये संविधान की विभिन्न विशेषताओं में से एक है। और वैसे ही देखें, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब कि अब यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष की जगह कौन से शब्द का प्रयोग होता है, पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। संविधान में प्रस्तावना में हमने चर्चा भी किया था इसके बारे में। तो हमारे देश में सभी धर्मों को, इवन धर्म के अंतर्गत आने वाले जो छोटे छोटे पंथ हैं, उनको पूरी स्वायत्ता और स्वतंत्रता प्राप्त है, और प्रत्येक नागरिक पूर्ण रूप से इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह अपने अनुसार अपने धर्म कर्म का पालन कर सके, उसको मान सके, उपासना कर सके, जैसा भी चाहे वैसा भी। इसको लेकर के केंद्र या राज्य किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाता, न ही राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से धार्मिक आधार पर टैक्सेस लिए जाते है ना भाई, न ही धार्मिक आधार पर कानून वगैरह बनाए जाते। सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब किसी एक धर्म या पंथ को स्वायत्ता या राजधर्म घोषित नहीं किया गया है, सभी को एक समान अधिकार प्राप्त है ना भाई। तो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होने से क्या अभिप्राय है, मान लो आपसे पूछा जाए, तो इन 4 पॉइंट्स को आप शामिल करते हुए अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि भारत किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं करेगा, ठीक है। राज्य सरकार सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगी और उन्हें पल्लवित एवं विकसित होने में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। सरकार सभी व्यक्तियों के धार्मिक अधिकारों को सुनिश्चित एवं सुरक्षित करने का प्रयास करेगी, और भारतीय सरकार धार्मिक विषयों के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लेगी, ठीक है। तो यदि धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, तो ये बता दीजिए। यदि पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं ऐसा पूछा जाए, तो हर जगह आप धर्म को रिप्लेस कर दीजिए, किससे, धर्म पंथ से, और इसी को आंसर बनाइए, है ना। तो संविधान की विभिन्न विशेषताओं में से एक भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष होना भी एक इसकी विशेषता है। और वैसे ही कुछ स्वतंत्र निकाय भारतीय संविधान में स्थापित किए गए हैं, यह भी संविधान की विभिन्न विशेषताओं में से एक है ना। जैसे कि पहले हम बात करें कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका 3 होते हैं, केंद्र में भी राज्य में भी। तो इनके ये जो है एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते, ठीक है, एक दूसरे पर प्रतिबंध नहीं लगाते, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते, तो ये एक पॉइंट हुआ। वैसे ही लेकिन यहाँ पर जो स्वतंत्र निकाय की जो बात है ना, वो शामिल करने का मुख्य रूप से यहाँ पर कारण यह है, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग हुआ, एक स्वतंत्र निकाय है, मतलब उसके माध्यम से अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती की जाती है। तो स्वतंत्र निकाय होने का मतलब यह है कि वह स्वायत्तापूर्ण कार्य कर सके, किसी के साथ पक्षपात ना हो, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, ताकि भारतीय संविधान का संरक्षण हो सके, ठीक है, किसी भी प्रकार का पक्षपात ना हो। तो वैसे उदाहरण के लिए जैसे हम ले संसद तथा राज्य विधायक विधानसभाओं में भारत और राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग, तो जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो विभिन्न स्वतंत्र निकायों में से एक है। तो निर्वाचन आयोग जो है निर्वाचन संबंधी सभी क्रियाकलाप के लिए स्वतंत्र है,
ताकि वह किसी के दबाव में कार्य न करे, निर्देशानुसार कार्य न करे, और स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन होगा तभी तो सीधे सीधे जिस जनप्रतिनिधि को हम चुनना चाहते हैं वही वहां तक पहुंचेंगे, है ना। तो ऐसा होता भी है। और इसके साथ साथ राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण, ध्यान दीजिएगा, मतलब कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है, अमाउंट का जो लेन देन है, बैलेंस शीट वगैरह है, तो उसके लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखाकार का पद रखा गया है, जो कि एक संवैधानिक पद है, सीएजी के नाम से जिसको हम जानते हैं। यह भी एक स्वतंत्र निकाय है, मतलब कि राज्य या केंद्र के दबाव में यह कार्य नहीं करता है किसी भी प्रकार से, ठीक है। और मुख्य रूप से इसका काम क्या है, तो जनता के पैसों की का संरक्षण। तो आपसे पूछा जाए कि सीएजी का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, तो सीएजी का जो मुख्य उत्तरदायित्व है वह जनता के पैसों का संरक्षण है, ठीक है। वैसे ही देखिए संघ लोक सेवा आयोग के बारे में भी अभी हमने आपको बताया। राज्य लोक सेवा आयोग तो राज्य प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत जो भर्ती की जाती है, जिसके लिए आप अभी पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो ये सब संविधान की जो विशेषताएं हैं उनमें से एक है। और आपातकालीन प्रभाव ये अंतिम है, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत संविधान की जो विशेषताएं हैं, तो उसमें से भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान का होना भी उसके विभिन्न विशेषताओं में से एक है। कैसे? इसके अंतर्गत देखिएगा 3 तरह के आपातकाल हैं, ठीक। अनुच्छेद 352, 356 और 360 में बताया गया है। तो 352 के अंतर्गत है राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 में है राष्ट्रपति शासन, और 360 में है आपका वित्तीय आपातकाल। तो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, युद्ध एवं आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो या फिर राज्य अपने तरफ से विफल हो जाए तो राज्यपाल के निवेदन के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में या एक से अधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वित्तीय साख कमजोर पड़ जाए तो फिर वित्तीय आपातकाल को लगाया जा सकता है, जिसका प्रयोग आज तक नहीं हुआ है। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान का होना भी उसकी विभिन्न विशेषताओं में से एक है। तो इस तरह से क्या है, संविधान की विशेषताओं को लेकर के जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखिएगा वीडियो लेक्चर के ठीक ऊपर में आपको जो पीडीएफ नोट्स हमने प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसमें संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं मुख्य परीक्षा में, वो हमने आपको अवेलेबल कराए हैं, और उसके साथ साथ अभ्यास के लिए भी कुछ प्रश्न आपको उपलब्ध कराए हैं। तो ये आपकी जवाबदेही है कि इस वीडियो को देखने के 24 घंटे के अंदर उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिख करके उसका पीडीएफ बना करके हमको आप व्हाट्सएप में मैसेज करें। पढ़ाई में लगातार बने रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।